नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के महान्यायवादी तथा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, तो इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जानते हो ये हमारा पॉलिटी का सीरीज जो चल रहा है वो एमसीक्यू प्लस थ्योरी है। एमसीक्यू प्लस थ्योरी मतलब एमसीक्यू के थ्रू पूरे थ्योरी को कवर करना और थ्योरी का कोई भी चैप्टर या कोई भी सेक्शन न छोड़ना। ठीक है, छूटे हुए सेक्शन को अलग से हम लोग बता देते हैं, तो इससे संबंधित पूरे फैक्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यापम हो या पीएससी, आपको सब में एग्जाम में ये काम आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आप यकीन मानिए। तो इससे संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, आप लोग जानते हो ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो ट्रेंड में एक चीज और आप लोग को क्लियर कर दूं कि अभी पैटर्न पूछा जा रहा है कि कालक्रम के आधार पर प्रधानमंत्रियों को जमाइए, राष्ट्रपति को जमाइए, उपराष्ट्रपति को जमाइए, अटॉर्नी जनरल को जमाइए, है ना, वित्त मंत्री को जमाइए, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक ठीक है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष को जमाइए, इस तरीके से आयोग या किसी भी बड़े बड़े संस्थान है उनके अध्यक्षों को पूछा जा रहा है। इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये पूरा हम लोग को जानना है। सबसे पहले बने थे एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ याद रख लेना, एमसी सीतलवाड़ सबसे पहले अटॉर्नी जनरल 1950 से 1963। इसके बाद देखोगे तो सी के दफ्तारी, फिर देखोगे तो नीरेन दी, उसके बाद एसवी गुप्ता, फिर एल.एन. सिन्हा, फिर देखोगे तो के परसराम। याद कर लो, सीतलवाड़, दफ्तारी, नीरेन, गुप्ता, सिन्हा, परसराम, के परसराम। इसके बाद सोली सोरभजी, फिर जे रामास्वामी, सोली सोरभजी, फिर जे रामास्वामी, फिर मिलन के बनर्जी, मिलन के बनर्जी, याद रख लेना, फिर अशोक देसाई। सोली सोरभजी, जे रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई। फिर इसके बाद ये सोली सोरभजी रिपीट होते हैं, सोली सोरभजी फिर से आते हैं 98 से 2004 के बीच, और जो मिलन के बनर्जी ये भी फिर से आते हैं 4 से 9 के बीच, यूपीए गवर्नमेंट के समय में मिलन के बनर्जी। इसके बाद देखोगे तो आपका गुलाम एसाजी वहानवाती, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फिर लास्ट के 3 को नहीं भूलना है भाई, 3 को नहीं भूलना है। मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, फिर लास्ट में जो वर्तमान में है कौन, आर वेंकट रमानी, आर वेंकट रमानी, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो ये 3 लास्ट के जो हैं इनको कभी नहीं भूलना है, 3 याद कर लो, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकट रमानी, ये 3 इधर याद कर लो, और सबसे पहले वाले को याद कर लो, एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़। तो पहला एमसी सीतलवाड़, सीतलवाड़ ये आपको याद रख लेना है। और लास्ट के देख लो, लास्ट के 3 तो सबसे लेटेस्ट हैं आर वेंकट रमानी, आर वेंकट रमानी, है ना, आर वेंकट रमानी। ओके, इससे ऊपर देखोगे तो के वेणुगोपाल, फिर मुकुल रोहतगी। ये 4 भी याद रख लोगे ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये 4 को तो शामिल करके ही पूछेगा। बीच का पूछेगा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये 4 को शामिल करके ही पूछेगा, गारंटीड है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो भाई। ठीक, इतना को आप लोग को जानना है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू। तो हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे नियुक्त किए जाते हैं, किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो याद रख लेना इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। संसद द्वारा गलत हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष गलत हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश गलत हो जाएगा। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, आप लोग इसी को मार के आते, लेकिन ये गलत है, यहां पर संसद डाल दिया है। संसद के जगह में
मंत्रिमंडल रहता मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, तब ये सही हो जाता। क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर संसद डाल दिया है तो ये गलत हो जाएगा और ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आप लोग को समझ के चलना है, छोटे छोटे एक शब्द एक वर्ड से आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग को ध्यान, आप लोग अधिकतर इसमें मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेते, मैं गारंटी बोल रहा हूं इसको लेते आप लोग, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, है ना, इसी को लेते। और ये गलत होता क्योंकि इसका ये हो जाएगा और ये संसद गलत है, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया है पूछने वाला ने, मंत्रिमंडल रहता तब ये सही होता, नहीं तो ये संसद है तो गलत हो गया। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, इसका संविधान में देखोगे तो आर्टिकल 76 में उल्लेख है। इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट देखोगे तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, इसी को वहां पर संसद कर दिया गया, इसीलिए वो गलत हो गया। योग्यता देखोगे तो वो न्यायाधीश, है ना, या ऐसा बोलो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं वही नियुक्त होते हैं महान्यायवादी के रूप में। इनका कार्यकाल देखोगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इनका कोई निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 62 वर्ष ऐसा नहीं होता, याद रख लेना। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहलाते हैं। और त्याग पत्र किनको देंगे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना रेजिग्नेशन देखोगे तो राष्ट्रपति को, जो अधिकतर केस में बोल रहा हूं ना, सब में नहीं, 1-2 केस को छोड़कर अधिकतर में देखोगे जो नियुक्त करता है उसी को क्या दिया जाता है, रिजाइन पत्र दिया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति नियुक्त किए तो राष्ट्रपति को देता है। एक चीज इसकी पावर में देख लो, आर्टिकल 88 को याद कर लो। आर्टिकल 88 क्या बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के किसी भी सदन के किसी भी समिति में भाग ले सकता है, वहां अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो वहां पर वोटिंग नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। याद रख लेना, मतदान नहीं कर सकता, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, वहां पार्टिसिपेट कर सकता है, सब सजेशन दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां के एक्चुअल मेंबर नहीं होते हैं। तो इतना फैक्ट को आपको याद रख लेना है। इसी में एक फैक्ट देख लो, वेतन से संबंधित। वेतन देखोगे तो वेतन इनको कौन देता है, संसद के सलाह पर, किसके सलाह पर, तो वेतन इनको निर्धारित है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रख लेना, वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा याद रख लेना, वेतन निर्धारित। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा तो इसको याद कर लेना है। वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी मंत्रिमंडल के सलाह से ना, ये याद रख लेना। और ये इनको वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, याद रख लेना। ठीक है, कौन से निधि से मिलता है पूछा जाए तो संचित निधि से, बस हो गया। अब ये सॉलिसिटर जनरल है, एक्चुअल में भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एक प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। कौन सा होगा इसका आंसर सर, तो इसका आंसर हो जाना है एक न्यायिक सलाहकार। और ये सॉलिसिटर जनरल देखोगे तो ये किसके सहयोगी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, एजी के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सहयोगी होते हैं, सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, सहायता के लिए। ठीक है, सहायता कौन करेगा, सॉलिसिटर जनरल। इसी कारण आप देखोगे तो एक सॉलिसिटर जनरल होगा, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 जन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ये 3 लोग किसको सलाह करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित, न्यायिक सब्जेक्ट से संबंधित सलाह देंगे, सहायता करने के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। ये आप देखोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये महान्यायवादी, एक प्रकार से देखोगे तो सरकार का विधि
अधिकारी, विधि से संबंधित अधिकारी है और इनकी सहायता के लिए ही सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। एक जन सॉलिसिटर जनरल और 2 जन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है, याद कर लेना भाई। लेकिन देखोगे ये महान्यायवादी का पद देखोगे तो ये इंग्लैंड से लिया गया, लेकिन ये सॉलिसिटर जनरल का पद देखोगे तो ये भारत सरकार के द्वारा सृजित है। भारत सरकार इसकी जो बोझ है ना, काम को कम करने के लिए, इसको सहयोग करने के लिए 1-2 आदमी और दे दिए, जिसको बोला गया सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान में है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा उनके बोझ को, उनके काम को सहयोग करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, ये उन पर दिया गया एक नया पद है। तो इसको याद कर लेना भाई, कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। इतना ही है अटॉर्नी जनरल में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल में इतना ही है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। शुरू में बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता है, योग्य है, वही महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है। और इसी पॉइंट को पूछ दिया है। तो देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, सब आया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं डाल देता हूं, ये आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक मतलब वेतन को बोल रहा है, ठीक है, सैलरी को बोल रहा है, और संसद अवधारित करे तो ये गलत हो जाएगा सर। संसद नहीं, राष्ट्रपति अवधारित करे मंत्रिमंडल के सलाह से, तब होगा। तो ये संसद लिख दिया है, गलत है। तो केवल एक सही होगा, शुरू में ही बता दिया था, सही ऑप्शन चयन करना था, सही ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया कौन सा जी? ए, केवल एक। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन, दोनों पॉइंट को मैंने पहले ही बता दिया है। अब देख लो कुछ इससे संबंधित और फैक्ट। ठीक है, तो ये अलग से फैक्ट है ना, उसी को जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, ये अलग से फैक्ट है, जो छूट जा रहा था मैं बीच में डाल देता हूं। तो भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। बिल्कुल, सरकार का विधिक सलाहकार होता है, आर्टिकल 76 का 2 बताता है। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ओके। भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखने वाला कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में बताया गया? 76 का 2। वेतन कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ठीक है, याद कर लेना भाई। 88 आर्टिकल का क्या बोलता है कि वो संसद के किसी भी सदन की समिति में, बैठक में भाग ले सकता है ना, विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। आर्टिकल 88। What is true about the Attorney General of India? What is true about the Attorney General of India? चलिए देख लेते हैं। वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, आर्टिकल 88 के अंतर्गत। बिल्कुल सही है। वह संसद के दोनों संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, ये भी 88 के अंतर्गत। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस कारण इसको डाला गया और इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसको मैं बता चुका हूं जी, बता चुका हूं। ठीक है, बता चुका हूं। वह संसद के दोनों, हाँ चलिए। तो अब हो गया अटॉर्नी जनरल से संबंधित सारे फैक्ट खत्म। और ये छोटा सा टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक, इस कारण इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने बता दिया। अब हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खत्म। अब देखेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ठीक है, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। पूछ सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। इसको याद करने से पहले हम लोग एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, है ना, छोटा सा नोटिफिकेशन। देखिए,
हमारे सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा आप लोग के सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बेहतर तैयारी के लिए अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है। बाइलिंगुअल में रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेगा। टोटल 17 टेस्ट रहेगा। 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। देखो इसमें हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को डाला गया है ना। हर सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्टिव, सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज, फिर 4, 11 और 18 जनवरी को फुल लेंथ होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, इस तरीके से जैसा प्रीलिम से होता है। इसको लेना आपको क्यों जरूरी है, मेरे हिसाब से क्यों जरूरी है, क्योंकि ये देखोगे तो आपको पढ़ने का एक टारगेट देता है, वीकली टारगेट प्रोवाइड करेगा। देखो 28 को आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पार्ट 1, इसका पूरा डिटेल जो सिलेबस है वो डाला गया है ना। किस में डाला गया है? टेलीग्राम में, तो वहां से मिल जाएगा। तो भाग 1 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, भारत का भूगोल भाग 1 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये 28 तारीख को इतना पूरा कवर हो जाएगा आपका। फिर 7 दिन मिलेगा, 5 तारीख को है, 5 अक्टूबर को, तो हिंदी आपका कवर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, एक हफ्ता एक टारगेटेड आपको क्या मिल रहा है, टाइम टेबल मिल रहा है, टारगेटेड टाइम टेबल, टारगेटेड सिलेबस मिल रहा है, जिसको आप लोग इसके थ्रू कवर करोगे, पढ़ोगे, फिर इस दिन पेपर दोगे, अपने आप को आकलन करोगे, क्या सुधार करना है, कहाँ त्रुटि हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, इन सबको। इसी कारण इसको आपको ज्वाइन करना है। और इस तरीके से देखोगे तो 18 आपका 28 दिसंबर तक, मतलब इस साल 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जनवरी और फरवरी को आप रिवाइज करोगे और पूरा टेस्ट दोगे, तो 2 महीने आप, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का 8-10 दिन, 10 दिन, 12 दिन जो भी मिलता है, उतना दिन पूरा रिवीजन मारोगे, तो ये पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और आपका चांसेस बढ़ जाएगा प्रीलिम्स में सेलेक्ट, मेंस में सेलेक्ट होने का, प्रीलिम्स क्लियर होने का। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या मिल रहा है, टारगेटेड प्लान मिल रहा है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी बने रहेगी। ये पेपर है करके आप पढ़ोगे, कंटिन्यूटी बने रहेगी। इस कारण आप जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करिए, पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, हम लोग तो करा ही रहे हैं, यूट्यूब में करा रहे हैं, पेड क्लास है तो पेड क्लास ले लो। ठीक है, ये नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल करो और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन कोशिश मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन करना। ऑफलाइन का क्या है, ऑनलाइन में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। ऑनलाइन में क्या हो, ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में यहाँ एक्चुअल फीलिंग आएगा, जैसा आप पेपर देने जाते हो वैसा एक्चुअल फीलिंग आएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन आइए जल्दी से जल्दी, और 28 सितंबर से इसको ज्वाइन करिए। और पूरा, एक भी आपका नंबर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये मत देखना। ठीक है, आपका नंबर कैसे भी आ रहा है, आपको अपने आप में, ठीक है, अपने आप में सच्चाई रखकर पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए एग्जाम में बैठना है, देखना है क्या होता है, बाकी ऊपर वाले की भरोसे छोड़ देना है। ठीक है, आपको मेहनत अच्छे से करना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपका टारगेटेड प्लान, कंटिन्यूटी, सिलेबस कवर, पहले से रिवीजन का समय सब हो जा रहा है। इसमें जो भी त्रुटि है उसको हम लोग और बता देंगे, कहाँ पर हो रहा है, कैसे करना है, उसके लिए ये सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब फिर से आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पे। अब हम लोग को देखना है क्या जी, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, लिस्ट है उसका, कब से कैसे, तो देखिए इसको सबसे पहले बने है ना सीएजी वी नरहरि राव। वी नरहरि राव कब से कब तक, 1948 से 1954 तक। फिर ए के चंद्रा 54 से 60 तक। फिर ए के रॉय 60 से 66 तक। फिर एस रंगनाथन 66 से 72। ओके, फिर ए बख्शी 72 से 78। फिर देखोगे तो ज्ञान प्रकाश 78 से 84। टी एन चतुर्वेदी 84 से 90, 84 टू 90। उसके बाद देखोगे तो आपका सीजी सोमिया, ठीक, याद रख लेना। ओके, 90 से 96। फिर आपका देखोगे तो वी के सुंगलू 96 से 2002 तक। फिर वी एन कॉल 2002 से 2008 तक।
फिर विनोद राय, विनोद राय 8 से 13 तक, विनोद राय 8 से 13। फिर ये 4 को याद रखना ही है आपको, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, फिर गिरीश चंद्र मुर्मू, फिर अभी लेटेस्ट बन चुके हैं के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। ये 4 को याद करना है आपको, लास्ट के 4 को तो बिल्कुल याद करना है। किसको? शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, फिर बने गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, फिर के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। इतना याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। पहले नरहरि राव, वी नरहरि राव फर्स्ट, इसको याद कर लो। जो लेटेस्ट है उसको आप लोग जान लो, के संजय मूर्ति, और उससे पहले के 3 को याद कर लो। के संजय मूर्ति से पहले गिरीश चंद्र, फिर उससे पहले राजीव महर्षि, उससे पहले शशिकांत शर्मा। तो अगर आप पहला ये याद कर लो और ये 4 याद कर लो तो पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप बीच से 1-2 डालेगा, लेकिन यहां और यहां को छोड़ेगा नहीं, डालेगा ही। तो उससे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते हुए सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। ये आपको याद रख लेना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, अब देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और हमारे CAG हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, क्या क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटी देखना है। तो नियुक्ति से संबंधित, वेतन से संबंधित, पदच्युति, ठीक, कार्यकाल, ठीक, पदावधि, कार्यकाल, ठीक, पदावधि वो रिमूवल है, ठीक, ये आपको जानना है। अपॉइंटमेंट, सैलरी, रिमूवल और टेन्योर, इसके बारे में बात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित बात। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में, न्यायाधीश और CAG दोनों में देखोगे नियुक्ति समान है, उसमें वेतन भी, ये भी, लेकिन कार्यकाल गलत है, कार्यकाल गलत है। ओके, कार्यकाल न्यायाधीश का देखोगे तो 65 ईयर तक रहता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। ये आया हुआ है SI प्री 2023 के एग्जाम में, देख लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख संविधान में देखोगे तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। याद रख लेना, 148 से लेकर 151 तक, ये आपको जानना है। इनका संवैधानिक प्रावधान देखोगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इनके लिए। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्य समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर, ऑडिटर है ना, ऑडिट करने, वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र बॉडी बनाया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है, और इसको नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। ये क्यों लिया गया? क्योंकि सरकार अगर चाहे मन चाहे खर्च करेगी, मनमाना खर्च करेगी तो करप्शन बढ़ जाएगा और वित्तीय अस्थिरता आ जाएगी, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। इसी कारण उनकी जवाबदेहिता तय करने के लिए, ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ओके, याद रख लेना, इसको नियुक्त किया गया। और ये ब्रिटेन से लिया गया पद है, ब्रिटेन से लिया गया पद है। इनकी नियुक्ति देखोगे तो राष्ट्रपति द्वारा और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो जो भी पहले हो जाए। अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है तो 65 वर्ष नहीं हुआ है तो पर भी उसको हटा दिया जाएगा। अगर 65 वर्ष हो गया और 6 वर्ष नहीं हुआ है तो पर भी हटा जाए। जो पहले हो जाए, 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष, दोनों क्राइटेरिया है। इसी अंतर्गत देखोगे तो न्यायाधीश में 6 वर्ष वाला नहीं है, 65 वर्ष होना चाहिए तभी वो रिटायर होगा। सेवानिवृत्त होगा ये कौन? CAG। तो उसके पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण ये नहीं करेगा। इसके लिए कंडीशंस, टर्म्स है। इसकी क्वालिफिकेशंस देखें, योग्यता देखें
तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, संसद द्वारा कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण किया गया एक्ट के थ्रू। वो भारत का नागरिक होगा, लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ या न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका होगा, तभी ये होगा। ठीक है, इनको वेतन भत्ते देख लो, वेतन भत्ते तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ता मिलेगा। तो देखो ये समान है, योग्यता समान है, और उधर बाकी, लेकिन आपका कार्यकाल देखोगे तो इसमें 65 वर्ष स्पष्ट लिखा गया, उसमें 6 वर्ष या 65 वर्ष जो दोनों में से कोई भी पहले हो जाए वो होगा। ठीक है, अटक रहा हूं, पानी पीने की जरूरत है अभी। ये देखोगे 65 वर्ष, तो ये आर्टिकल 124(2) में लिखा गया है, याद रख लेना। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, चलिए इसको कवर करते हैं, गला सूख रहा है। ठीक, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है? वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर कौन नियंत्रित करेगा? महान्यायवादी गलत, ये न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। ये भारत का महालेखा परीक्षक, भारत का महालेखा परीक्षक होगा। इसका आंसर अभी देखे हैं हम लोग, है ना। भारत का महालेखा परीक्षक आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। देखिए, पूरे कार्य एवं शक्ति को पूरा याद करना है। कौन कौन से आर्टिकल में आता है सीएजी? तो सीएजी देखोगे, सीएजी तो इससे संबंधित आर्टिकल है 148 से 151 तक। ठीक, ये क्या करेगा? फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उनमें अनियमितता है उसको रोकने का काम करेगा, उस पर नियंत्रण करने का काम करेगा। 149 में 48, 49, 50, 51 ये 4 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। तो 149 149 में बताया गया है ये जो सीएजी है इनके कार्य एवं शक्ति के बारे में। ठीक है, इनके पावर और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं ये इसके बारे में बताया गया। तो नियंत्रक के रूप में यह देखना कि संचित निधि से कोई धन संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही निकाला जाए, कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। जो कानून के अंतर्गत है उसी के अनुसार पैसा निकाला जाए, उसी के अनुसार उसका खर्चा किया जाए। संघ सरकार या राज्य सरकार के संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि से खर्च होने वाला धन का लेखा परीक्षक करने के 2 आधार बताए। 2 आधार, इसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ उसी के लिए वो खर्च होगा, है ना। पैसा निकाल रहे हो मान लीजिए रक्षा डिफेंस के लिए, और खर्च कर रहे हो चुनावी फायदा के लिए, मान के चलो आप सबको 5-5 हजार दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप डिफेंस के लिए निकाले हो तो डिफेंस के लिए ही खर्चा करोगे। अति व्यपता, सरकारी धन की अत्यधिक दुरुपयोग, ये अति व्यपता नहीं है, ये इसका मतलब ये है अनियमितता है एक्चुअल में। अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, रिपोर्ट कैसे तैयार करता है? तो देखो, कैग की रिपोर्ट किसको जाएगा? रिपोर्ट तैयार किया, फिर रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति या राज्य के बारे में है तो राज्यपाल को जाएगा, केंद्र के बारे में है तो राष्ट्रपति को, और राज्य के बारे में है तो राज्यपाल को जाएगा। फिर ये राज्यपाल संसद में रखवाएगी, संसद कहने का मतलब है राष्ट्रपति संसद में रखवाएगी और राज्यपाल सदन में, विधानसभा में रखवाएगी। ठीक है, संसद या विधानसभा। फिर ये लोक लेखा समिति को जाएगा, पीएससी को जाएगा, ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटी को। फिर ये पीएससी इस पर कोई निष्कर्ष देगा। तो इस सीक्वेंस को पूछ सकता है, और ये सीक्वेंस किस में बताया गया? आर्टिकल 151 में बताया गया है। 149 कार्य एवं शक्ति, 151 कैसे उसको रिपोर्ट को वो आगे बढ़ाता है उसका प्रोसेस है। रिपोर्ट तैयार करेगा कैग रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल सदन में रखवाएगा, सदन में रखवाकर पीएससी को जाएगा, पीएससी उस पर अंतिम निर्णय या निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, ये आपको जानना है। तो 149, 151 ये दोनों जान गए। अब थोड़ा सा और देख लो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी है वो लोक लेखा समिति का मित्र होता है। लोक लेखा समिति भी इसी तरीके से काम करता है सरकार के लिए, ठीक है। दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक है, ठीक है, याद रख लेना। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया। तो सर्वप्रथम, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है, सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसने किया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के जगह में स्टेटमेंट में दे देगा लॉर्ड रिपन ने किया। समझ रहे हो? तो आपको ये सही कथन चयन करना है। तो लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले, याद रख लेना। ओके, इतना आपको जान गए तो आपका पूरा सीएजी से संबंधित फैक्ट क्लियर है, मान के चलो। अब देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ये कानून से संबंधित क्वेश्चन यहां पर आ गया, कानूनी विषय पर। चलिए इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो कानूनी विषय में राज्य सरकार जहां पर आए तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। और केंद्र के बारे में बात किया जाए तो अटॉर्नी जनरल। ओके, अटॉर्नी जनरल के सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और ये एडवोकेट जनरल, ये राज्य के बारे में कानूनी से संबंधित, ठीक है। ये देखोगे तो केंद्र से संबंधित। ओके, याद रख लेना, केंद्र से संबंधित। ये देख लिए। चलिए इसको देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है उसका। कारण, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, ठीक है। कौन सा होगा? तो देखो, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और व्याख्या भी करता है। ओके, तो ये इसका आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, ठीक। ए नहीं, बी इसका आंसर ना, ये बी वाला, ठीक। इसको याद रख लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा सीएजी कंप्लीट। तो आपको इसमें हम लोग 5 आर्टिकल पढ़ाए। आर्टिकल 76 ये महान्यायवादी से संबंधित, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये 4 आर्टिकल सीएजी से संबंधित। ओके, याद रख लेना, बस इतना ही है। ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ये हो गया आपका सीएजी से संबंधित। एक आर्टिकल और देखें हम लोगों ने, 88 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी बैठक में भाग ले सकता है ना, इसको भी देखें। तो ये 5-6 आर्टिकल को आज कवर किया। ये छोटा सा टॉपिक था, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से है। इतना से बाहर कोई भी फैक्ट नहीं बनेगा और ना कुछ क्वेश्चन बनेगा, वो पूछेगा भी नहीं। पूछेगा तो आप जान जाओगे, ठीक। तो कम क्वेश्चन लिए लेकिन पूरा थ्योरी को कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी पिछले वीडियो को देखना चाहते हो पॉलिटी से संबंधित, तो जल्दी जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ज्योग्राफी को भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हो, ज्योग्राफी में 400-500 क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा था, उसमें है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिया गया है। तो उसको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में है इंडियन ज्योग्राफी करके, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू, ये है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू। ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हाइप बटन भी है उसको भी क्लिक करते चलना है, ठीक है। और पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।